नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और इसके खिलाफ सबसे कारगर उपाय यानी वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग गंभीर हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इन सब के बीच कोरोना वायरस के अलग अलग अंगों पर जो असर है उसे लेकर भी ज्यादा से ज्यादा स्टडीज या कहें शोध सामने आ रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गले और फेफड़ों पर इसका असर माना गया और उसके बाद ये भी अब साफ हो रहा है कि कोरोना का दिमाग या कहें जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है उसे लेकर भी कुछ बातें और साफ हुई हैं, वो सामने आ रही हैं। आखिर कोरोना के क्या है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और क्या ये असर गहरे हैं, गंभीर हैं या कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो सकते हैं? क्या है इससे बचने के उपाय और उपचार के उपाय? इन्हीं सब पहलुओं पर आज के आयुष्मान भव में हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, प्रमुख न्यूरोलॉजी एम्स। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर सुनील रैना, हेड कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हिमाचल प्रदेश। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना के दिमाग पर असर को लेकर भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक कोरोना से पीड़ित 85% लोगों में कुछ दिमागी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर आप कोरोना से संक्रमित थे और आपको ऐसा लगता है कि कोरोना से ठीक होने के बाद आपके शरीर में नसों से जुड़ी कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो घबराइए नहीं। समय के साथ मामूली इलाज से ये ठीक हो जाएगा। अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पीड़ित 85% लोगों में कुछ दिमागी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये न्यूरोलॉजिकल समस्याएं कोरोना पीड़ित मरीजों को कुछ समय तक परेशान कर सकती हैं। एनल्स ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन न्यूरोलॉजी जर्नल में 23 मार्च को प्रकाशित इस स्टडी में अमेरिका के 21 राज्यों के 100 कोविड-19 मरीजों पर अध्ययन किया गया है। इन मरीजों का अध्ययन, उनसे बातचीत और उनकी जांच शिकागो स्थित नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल अस्पताल के वैज्ञानिकों ने मई 2020 से नवंबर 2020 तक की है। इनमें से कोई भी मरीज ऐसा नहीं था जिसे कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। इन मरीजों को 6 हफ्तों तक कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझना पड़ा। तो ये अभी अगले 12 महीने में पता लगेगा कि इनको क्या नर्व्स की प्रॉब्लम भी होती हैं, क्या ब्रेन की और रेजिडुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको हम सीक्वली बोलते हैं, क्या इनको फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, दौरे आ सकते हैं या और जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। ये वक्त ही बताएगा, लेकिन शोध जारी है और ये पेपर भी उसी दिशा में एक कदम है। ये दर्शाता है कि कोविड-19 बीमारी में न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स की है और उसी वजह से जो है ये सब सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों ने यह अध्ययन कोरोना के 100 ऐसे मरीजों पर किया जिनमें 50 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि 50 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन सभी मरीजों के अंदर कोविड-19 के लक्षण मौजूद थे। इन सभी मरीजों में दिमाग से संबंधित बीमारियों के लक्षण भी शामिल थे। कोरोना के शुरुआती दौर में उन मरीजों की जांच करना मुश्किल था जो अस्पताल में भर्ती नहीं थे, लेकिन शोध में ये पता चला कि ये मरीज 4 तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल है दिमाग का शून्य हो जाना, हल्का सिर दर्द होना, सूंघने और स्वाद में कमी आना, शरीर में जकड़न महसूस करना। जो ये वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, या तो ये जैसे मैंने बताया एंडोथेलियाइटिस करके ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है, या फिर ये नाक के रास्ते में भी डायरेक्ट इन्वेजन भी कर सकता है और ब्रेन के सेल्स में भी AC रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे भी ये जाके इन्फ्लेमेशन और जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या ब्रेन की कहते हैं वो भी कर सकता है। तो ये क्लॉट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रोक्स तो बहुत देखने को मिले हैं इस बीमारी में। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोविड-19 एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये एक रिसर्च का भी एक विषय है। कोविड और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पर जारी इस रिपोर्ट में 85% कोरोना मरीजों को दिमाग से संबंधित समस्याएं देखने को मिली। इन मरीजों का दिमाग कुछ समय तक शून्य हो रहा था, यानी उन्हें सोचने और समझने में दिक्कत आ रही थी। इतना ही नहीं, उन्हें अलग अलग तरह के फैसले लेने के लिए काफी समय लग रहा था। इसके अलावा 68% लोगों ने लगातार या थोड़े समय अंतराल पर सिर दर्द की शिकायत भी की। इसके अलावा इन मरीजों में थकान, डिप्रेशन, बेचैनी, नींद न आना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं भी शामिल थी। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना होने से पहले और उसके बाद मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है और मामूली इलाज और नियमित व्यायाम की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है।
तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं आज। खास तौर से हम दिमाग पर कोरोना वायरस के असर या जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अब तक आपकी नज़र में क्या ऐसी बड़ी बातें हैं जो कोरोना वायरस के दिमाग पर असर या न्यूरो इफेक्ट्स को लेकर सामने आई हैं? बिल्कुल सही कहा प्रीति जी। इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी थी। ना पहले जब ये पैंडेमिक आई तो सबसे पहले जो साइंस जो सिम्टम्स में है, एनोस्मिया जो स्मेल की प्रॉब्लम से शुरुआत हुई थी, वो सबको पहले ही पता था कि इस दौरान कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स में आए कि जो लोग भर्ती हुए थे, आईसीयू में थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनमें स्ट्रोक्स या ब्रेन अटैक्स, उनमें एंसेफेलोपैथीज, एंसेफेलाइटिस जो कोमा में चले जाना, और जो बाकी कोविड रिकवरी के बाद कई तरह के न्यूरोपैथीज, गिलियन बैरे सिंड्रोम जो होता है, कई तरह के पैरालिसिस के रूप में जो आता है, वो भी पता चला। देन केम कि ये जो कोविड ही लंग की प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं कि खांसी जुकाम जो फीवर है, ऐसे नहीं, सीधा ब्रेन अटैक से वो आती थी। लाइक इवन द प्रेजेंटेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रोक, ये भी रिकॉर्ड हो गया। एंड आफ्टर दैट ये पता चला कि कोविड सर्वाइवर्स जो माइनर प्रॉब्लम या जो एसिम्टोमेटिक है, उनमें भी जो आपने कहा कि कई महीनों तक हेडेक रहना, और जो मेंटल फॉग जो होता है, कोविड फॉग उनको कहते हैं कि सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जो पहले जैसे वो जो उत्सुकता होना या शार्पनेस या क्लैरिटी या मेमोरी नहीं रहना, ये कुछ महीने तक ये भी पता चला, उसको मेंटल फॉग ये भी पता चला। एंड आफ्टर दैट इट हैज नाउ बीन सीन कि ये जो बड़ी रिसर्च आप कह रहे हैं कि आजकल जो जारी है रिसर्च, जो मल्टीनेशनल रिसर्च अभी जारी है, जो मोर देन 60 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड इट इज ऑल्सो बीइंग डन बाय बोथ यूके एंड यूएसए। इसमें लॉन्ग टर्म क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसमें ये देख रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल और जो कई एडवांस्ड इमेजिंग इन टर्म्स ऑफ एमआरआई, पेट स्कैन के जरिए और बायोमार्कर्स के जरिए ये देख रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में क्या मेमोरी प्रॉब्लम होगा, जिसको डिमेंशिया होगा या पार्किंसंस होगा, या और जो बाकी में क्या होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद क्या होगा, ये रिसर्च अभी जा रही है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कहा प्रीति जी इज द मेंटल हेल्थ। वो एक अपना हिसाब में वो एक सेपरेट पिलर है, उसमें डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें भी जो ओवरऑल जो होता है कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में इन टर्म्स ऑफ साइकोसोमैटिक, टर्म्स ऑफ प्योर मेंटल हेल्थ plus neurological conditions, so entire spectrum starting from anosmia, जो स्मेल की शुरुआत से ब्रेन अटैक्स, एंसेफेलाइटिस एंड जो कई तरह के क्लॉट्स की प्रॉब्लम, उसके बाद ये जो सर्वाइवर्स में जो रेसिडुअल डेफिसिट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है, एंड ये मेंटल फॉग या ये जो कहते हैं कंफ्यूजन एंड सिंपल हेडेक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, एंटायर स्पेक्ट्रम की रिसर्च, सम लिटरेचर साबित हो गया, और यहाँ भी हम लोग ये सब देख रहे हैं। इनको लेकर ये जो आप बता रही हैं, जो इफेक्ट्स दिखाई दिए, उनको लेकर मैं और ज़्यादा बात करूंगी, लेकिन इससे पहले डॉक्टर रैना, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट में जो अमेरिका में स्टडी की गई और 85% लोगों के दिमाग पर असर पाया गया, इसमें एक बात थी कि जो 100 कोरोना मरीजों में से जिन पे अध्ययन किया गया, उनमें से आधे कोरोना पॉजिटिव थे और आधे कोरोना नेगेटिव थे, लेकिन उनमें छिपे हुए लक्षण मौजूद थे और इनमें दिमाग संबंधी बीमारियों से संबंधित लक्षण जो है वो भी शामिल थे। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि कोरोना नेगेटिव होने पर भी लक्षण होना, इसका मतलब क्या है? प्रीति जी, थैंक यू। ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है इस चीज को समझने के लिए। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि ये बीमारी अभी नहीं है, और किसी भी बीमारी के आउटकम को देखने के लिए, लॉन्ग टर्म सीक्वेलीज को देखने के लिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, तो उस डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को समझना जरूरी है कि ये डिजीज नेचुरली कैसे इवॉल्व कर रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये डिजीज अभी छोटी है उस चीज को समझने के लिए। प्रोबेबली वी नीड टू सी ए जनरेशन ऑफ पेशेंट्स, एक पेशेंट्स के जनरेशन को फॉलो करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली सीक्वेलीज क्या होते हैं। बट ये एक सर्टेन चीज है, एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड है कि जैसे स्पेनिश फ्लू जब आया और स्पेनिश फ्लू को हमने बोला ये वाटरशेड था हेल्थ के लिए, वैसे ही ये
कोविड-19 पैंडेमिक है, ये नॉट जस्ट पब्लिक हेल्थ के लिए एक वाटरशेड होगा, ये क्लिनिकल मेडिसिन के लिए भी एक वाटरशेड होगा। जो बात आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो कि उनमें भी लक्षण आए जो 50 कोविड-19 के लिए पॉजिटिव नहीं थे, जो 50 कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे और उनमें भी लक्षण आए थे। मैं इसी चीज पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी, मैंने कहा, बहुत छोटी है अभी, इसकी नेचुरल हिस्ट्री बहुत इवॉल्व नहीं है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है, जो होता किसको है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, उसमें भी अभी गैप्स है, वो भी फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। वी डोंट हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, जिसको कहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ स्टिकिंग माय नेक आउट, मैं ये कहूंगा कि पैथोजेनेसिस इज नॉट रोबस्ट, जिसको हम बोलते हैं देयर इज नो क्लैरिटी इन विद रिगार्ड टू पैथोजेनेसिस। हम बोले कि यही हो रहा है, इससे हो रहा है और ये होगा, ये हमारे पास अभी भी क्लियर नहीं। वी मे टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज। सो ये तीन चीजों को आप समझ सकते हो कि हम एक टर्म यूज करते हैं कॉमनली, एक लॉन्ग कोविड टर्म यूज करते हैं, बट ये लॉन्ग कोविड टर्म जो है ये एक पेशेंट की दी हुई है। हमारी रिसर्च इतनी लिमिटेड है कि हम अभी उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टर्म आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए। वी आर स्टिल स्टिकिंग विद लॉन्ग कोविड। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस स्टडी को देखें, 100 का नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, 50 इस तरफ थे, 50 इस तरफ से, अगेन बहुत छोटा नंबर है। So identifying or getting or deriving large inputs from this or generalizing it to large population may not be correct. क्योंकि एक चीज जिसके लेकर मैं वरिड हूं, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक बायस, जो बहुत कॉमनली इस ऐसी तरह की स्टडीज में आ सकता है। वंस वी आर इन द पैंडेमिक फेज, मतलब जब हम पैंडेमिक के फेज में रहते हैं तब डायग्नोस्टिक बायस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वी आर ऑल वरिड, सब डरे हुए हैं। और मालूम है, जैसे आप रोज सुबह उठते हैं और आप पैंडेमिक में नहीं रहते, सुबह आपको थकान लगती तो आप इसको नॉर्मल मानते, लेकिन अगर आप पैंडेमिक फेज में उठते हैं सुबह और आपको थकान लगेगी तो आप समहाउ उसको लिंक कर सकते हैं विद कोविड-19। सो डायग्नोस्टिक बायस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर डिराइविंग एनी कंक्लूजंस फ्रॉम सच स्टडीज। आई विल स्टिल से नंबर्स बहुत छोटे हैं उसके लिए। तो मे बी एज मैडम राइटली पॉइंटेड आउट, जो मल्टी सेंट्रिक स्टडी होगी 60 स्टेट्स कंट्रीज में, उसके जो आउटकम्स होंगे दे मे बी वेरी एनलाइटनिंग इन दिस एस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं एक्चुअली डॉक्टर राणा बिल्कुल सही कहा। एंड द अदर थिंग जो आपने कहा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है, उनमें ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, वो एंजाइटी ही हो। जैसे डॉक्टर राणा ने कहा कि वो सिम्टम्स है कोविड का, पर कोविड तो नेगेटिव है, तो वो तो चिंता तो होता है। एंड मियर एंजाइटी, उससे भी तो हेडेक्स होते हैं। एंजाइटी कॉजेस हेडेक्स, एंजाइटी कॉजेस कंफ्यूजन। तो दैट ऑल्सो मे बी ये नहीं कि उन लोगों को स्ट्रोक्स हो गया या उन लोगों को कुछ इंसेफेलाइटिस होगा। सो दोस कंप्लेंट्स व्हिच आर वेरी नॉन स्पेसिफिक लाइक हेडेक और कंफ्यूजन may be more than just a brain involvement, maybe a lot of mental health issues. हाँ, मैं वही समझना चाह रही थी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव की मान लीजिए 85% लोगों में जो स्टडी है, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि अभी जितने भी शोध और स्टडीज़ हुए वो अभी कम माने जाएंगे क्योंकि वायरस नया है और उसके बारे में धीरे धीरे हमें पता चल रहा है और पुख्ता तौर पर, बहुत पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना का ही इफेक्ट है या नहीं। मैं थोड़ा यही समझना चाह रही थी कि अभी कहा गया कि 85% लोगों में जो समस्याएं हैं वो हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मोटे तौर पर जो हम मानते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो जल्दी बीमार पड़ेगा या वायरस उस पर जल्दी अटैक करेगा या सिम्टम्स ज़्यादा दिखेंगे, तो क्या जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसे लेकर भी ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि इन लोगों में न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे और इनमें नहीं देंगे? इसको लेकर कुछ आप क्लियर और कर पाएंगी क्या? तो अभी तक जो पब्लिश लिटरेचर में ये देखा गया है कि पहले से ही जो आईसीयू में एडमिट थे और सिवियर कोविड प्रॉब्लम्स था, तो वो लोग थे थोड़ा सा 50, 60, 70 इयर्स ओल्ड, तो एज ज्यादा था, उनमें डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन भी थी, कैंसर के मरीज थे, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स थे, उनमें स्ट्रोक्स, एन्सेफेलोपैथीज, ये बाकी चीजें पाया गया था। तो ऑब्वियसली जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस, मतलब जो ज्यादा सिवियर इलनेस से आते हैं, बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है, उनमें वैसे ही रिस्क फैक्टर्स है, जो डायबिटीज है, बीपी है, उम्र ज्यादा है, उनमें ज्यादा तक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। पर एक कुछ पब्लिश लिटरेचर बाद में भी आया कि जो स्ट्रोक इन यंग पीपल थे, 30 साल 40 साल की उम्र में, जो बड़े आर्टरीज होते वो क्लॉट हो गया था, तो लार्ज आर्टरी स्ट्रोक्स, उनमें जो रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, तो उनमें कुछ बायोमार्कर्स, तो ब्लड टेस्ट होते हैं कोविड की जो पॉजिटिव आने के बाद,
उनमें जैसे डी डाइमर, फेरिटिन, ऐसे कुछ चीजें बड़ा होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ट्रीटमेंट में हेपरिन भी आ गया, वो रूटीनली हेपरिन भी दिया जाता है एंड इट इज इट इज मॉनिटर्ड विद दीज बायोमार्कर्स। हाउएवर जो बड़े वाले हैं, जो न्यूरोलॉजिकल, जो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, बट बाकी चीजें हैं जो बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसमें इम्यूनिटी एज सच बट ऑल्सो द बेसिक पर्सनैलिटी, इसमें भी देखा गया है। आपकी एम्बियंस है, आपका क्या लोकेलिटी में आप रहते हैं, आपकी अवेयरनेस कितना है, उसमें भी देखा गया कि इसकी असर इन लोगों में थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये लोग ज्यादा तक हेडेक से आ रहे हैं, ये लोग में ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन होते हैं, तो जिसके सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है, तो जिसका अवेयरनेस भी नहीं है, एंड बेसलाइन अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एडिक्शन प्रॉब्लम्स है, उनमें भी देखा है। तो इम्यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसकी इम्यूनिटी लो हो, उनमें वैसे ही डिसीजेस ज्यादा सीवियर होते, उनमें ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा तक पाया गया है। ठीक है। और डॉक्टर है ना, इसमें जो और एक बात है, मैं स्टडी के अनुसार ही आगे बढ़ूंगी। इसमें ये जो स्टडी है, इसमें कहा गया कि 30% कोरोना मरीजों में जो दिक्कतें थी वो 9 से 10 महीने तक रहीं, और उन्हें लगा कि लोगों को लगा कि जो सामान्य जीवन है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है। और कई जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि वो 64% लगभग ठीक हो पाए हैं, और ठीक होने के बाद भी उनके शरीर में कई तरह की दिक्कतें अभी बाकी हैं। तो ये जितने भी असर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 9 से 10 महीने में वो ठीक हो गए, कुछ कह रहे हैं कि पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। तो ये जो इफेक्ट्स हैं, क्या वो भी वैरी करेंगे पर्सन टू पर्सन कि कौन कितने दिन में ठीक हो रहा है, और ये असर कितने दिन तक रह सकता है? इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है सामान्य तौर पर? इसका सबसे सिंपल सा आंसर ये है, आप ह्यूमन बायोलॉजी है, उसमें वेरिएशन है। ह्यूमंस डोंट हैव द सेम बायोलॉजी। हम लोग रेप्लिकेट नहीं करते हैं बायोलॉजी को, मतलब मेरी और आपकी बायोलॉजी में थोड़ी सी डिफरेंस होगी। सो डिजीज को जो रिस्पॉन्स करती है वो बायोलॉजी रिस्पॉन्स करती है। ह्यूमंस की जो बेसिक बायोलॉजिकल सेटअप होगा, बेसिक बायोलॉजिकल मेकअप होगा, वो डिजीज को भी रिस्पॉन्ड करेगा जैसे वो नॉर्मल सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करेगा। सो द वेरिएशन इन बायोलॉजी रिस्पॉन्ड्स टू डिजीज, इसलिए लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। पेन को लेकर जैसे हम बोलते हैं, किसी को हल्की सी चोट लगने पे भी उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, और किसी को बहुत भारी चोट भी लगता है, हम बोलते हैं इस पे सहनशीलता बोलते हैं, बहुत पेन को बर्दाश्त कर सकता है। इस पे उसको बहुत ज्यादा चोट लगने पे भी वो पेन को बर्दाश्त करते रहता है। सो लोग डिजीज को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये वेरी करेगा। बट मैं फिर वही बोलूंगा, फिर एक चीज पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करूंगा। पिछले 1 साल में क्या हुआ है, रिसर्च की कोविडाइजेशन हो गई है। अगर आप देखोगे, हमारा जो पबमेड डेटाबेस होता है, अगर आप पबमेड डेटाबेस को सर्च करोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आज की डेट में 1,27,000 स्टडीज है पबमेड पे सिर्फ, जो कोविड को टारगेट करती है, मतलब कोविड-19 के बारे में ही बात करती है। 1,27,000 एक साल में 1,27,000। वो सारी रिसर्च क्या बोलती है कि जैसे ओबेसिटी है, ये एसोसिएटेड है with severe morbidity, या ओल्ड एज है, ये सीवियर मॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड है। बट ये एसोसिएटेड है, वेदर ओबेसिटी कॉज करती है सीवियर मॉर्बिडिटी ये हमको पता नहीं है, वेदर प्रीवियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस कॉज करती है सीवियर मॉर्बिडिटी ये हमको पता नहीं है। तो फॉर दैट वी विल नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्टडी जो हमको क्लियर कट बताए कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है। मेयर एसोसिएशन के होने से ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, ये इस बीमारी को बढ़ावा दे सकता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड अगेन से वी नीड टू, जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल और देता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर ओपीडी में, हर प्राइमरी केयर सेटिंग में या हर टर्शरी केयर सेटिंग में जहां पे ओपीडीज चलती है, ओपीडीज में एक सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए, आपका SARS-CoV-2 या आपकी कोविड-19 इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। दिस मे बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन हिस्ट्री नाउ, हमारी हिस्ट्री का एक रूटीन पार्ट होना चाहिए। सिमिलरली आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन लगी तो नहीं लगी है, दिस शुड अगेन बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन हिस्ट्री नाउ। उस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ एग्जैक्टली SARS-CoV-2 और हाउ एग्जैक्टली कोविड-19 हैज डेफिसिट जो होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, ब्रेन फॉग एक बड़ा कॉमन टर्म जो आजकल यूज हो रही है। सो डज इट रियली लीड टू दैट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू से दैट विद सम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है। तो डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चाहे वो कोरोना की बात हो, कोरोना से पहले बात हो, कोरोना के बाद, या अगर कोई पीड़ित है या संक्रमित हो चुका है उसके बाद की हम बात करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस पॉइंट को आपने वो रिपोर्ट के वक्त सबसे पहले आपने उसका जिक्र भी किया,
मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। क्योंकि क्या हो रहा है, लोग डिप्रेशन और जो ऑटोइम्यून डिजीज है उनका शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा है, कोरोना को लेकर फटीग ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं हम कहें कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना इस कोविड एरा के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगी, क्या सुझाव देंगी, किस तरह से लोग अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाकर रखें और दिमाग पर जो प्रेशर है वो हटा तो नहीं सकते लेकिन कम से कम रखें, क्या कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल सही कहा प्रीति जी। वो अगेन इट इज वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब, डिफिकल्ट टू फॉलो, बिकॉज इतना तो ये जो इन्फो पैंडेमिक हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्विटर एंड फेसबुक में जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है दुनिया भर की, उसी को फॉलो ना करना। जो एक्चुअल गवर्नमेंट पोर्टल्स है, जो जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके विथ एविडेंस जो आती है उसी को देखना, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच इज व्हाट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। लोग पहले वैक्सीन नहीं ले रहे थे, ये जो कोविड बिहेवियर जो चला गया, इट इज गॉन विद द विंड। जो भी चीजें अभी हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम गेम विच गोस ऑन हियर एंड फोर। तो ये हेसिटेंसी था, ये non-conformist kind of an attitude, ये सब is cause of wrong information and wrong the thing which goes on in the social media वगैरह में। तो प्लीज वो नहीं करना। जो info pandemic से तो we have to keep away। what we definitely have, दो चीजें is a behavior, जहां तक भी होता है वो हमारे हाथ में है प्रीति जी। genuinely it is in our hands, because हम prioritize कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है। ये जो है ना कि अगर शादी भी करनी है, इट इज इम्पोर्टेंट कि इसी तेज में करना, यू प्रायोरिटाइज। ये ना वे करे कि ये जिंदगी में पहले एक ही बार होता है, हमका बहुत शौक है। प्लीज प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये पैंडेमिक हमारे जनरेशन में, ना प्रीवियस ना आगे में होगा। तो ये सेंचुरी में एक बार आया, तो दिस इज डिफरेंट। तो हमको प्रायोरिटाइज करके हमारा बिहेवियर होनी चाहिए। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नंबर 3 इज तो दूसरा हमारे आर्मामेंटेरियम है इज अ वैक्सीन। हमारे पास कोविड ट्रीटमेंट है ही नहीं, जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट जो है वैक्सीन तो है। आगे उसके वैक्सीन का क्या होगा, हो सकता है उसकी दूसरे रूप हो, पता नहीं, बट राइट नाउ व्हाट डू वी हैव, या वैक्सीन, तो गेट वैक्सीनेटेड। तो आई थिंक ये जो हमारे पास आर्मामेंटेरियम हमारे पास है वो करे। We should be, हमारे civic sense, we should be socially conscious। ये नहीं कि वो को गवर्नमेंट करनी है, मीडिया करना है, कोई और करना है, नहीं, हम खुद करें। If we are responsible, I think for a large extent, we can be really, safe. And that itself is sahi awareness is what will keep your mental health, normal. गलत इंफॉर्मेशन विल मेक यू एंशियस। प्लस आप करिएगा, अगर टाइम आपके पास बहुत है, आप घर पे है तो योगा भी कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, डू समथिंग विच विल मेक यू हैप्पी। ये नहीं कि आपको मॉल में जाके रेस्टोरेंट में जाना ही, डोंट थिंक दैट्स ओनली वे टू मेक यू हैप्पी। सो फाइंड थिंग्स विच यू मेक यू हैप्पी, दैट वुड हेल्प। एंड फिजिकल एक्टिविटी विल आल्सो बी। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे लगता है ये सोचना ही होगा कि ये सिर्फ उनके लिए या उनके परिवार के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे कहीं ना कहीं जूझ रही है, तो उसका सामना सब मिलकर ही कर रहे हैं। आखिर में डॉक्टर रैना, आप क्या सलाह देंगे, और ख़ास तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं या जो आम जनता के मन में उसे आप बताएंगे वो भ्रम है या क्या, कितना सच्चाई है? लोगों को लग रहा है कि अब अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेशन अलग तरह से हो रहा है, तो हम वैक्सीन ना लगवाएं क्योंकि इसका असर हो सकता है हो या ना हो। तो उन्हें आप आखिर में क्या सलाह देंगे, अपनी बारी आने पर वैक्सीन क्यों ज़रूर लगवाएं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है बोलना पड़ेगा, जो हम टर्म यूज करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इस टर्म को थोड़ा हमने डिस्पेंस ऑफ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग सोशल डिस्टेंसिंग, हमको ये बोलना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों से बात भी नहीं कर सकते। आज की डेट में सबसे अच्छा चीज है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से IT रेवोल्यूशन हुआ, हमारे पास इतने अच्छे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर सकते हैं, नॉट फिजिकली हम दूर रहे बट सोशलाइज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हम बोले फिजिकल डिस्टेंस रखो। दूसरा चीज है, मुझे लगता है ये पैंडेमिक एक वो होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। द अमाउंट ऑफ टाइम, जितना समय आप अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं इस पैंडेमिक की वजह से, इसको यूज करिए, लेवरेज करिए। आपको फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम नहीं मिला है, ना आपके पास ऑफिस के प्रेशर्स होंगे, ना आपके पास, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स, बाकी सबके पास इतने प्रेशर्स नहीं होंगे।
ठीक है, या फ्रंट लाइन वर्कर्स को छोड़कर। सो आप उसको लेवरेज करिए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपकी फैमिली के आसपास बुजुर्ग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, और सबको बोलिए कि अगर आपके पास इकोनॉमिकली या एथिकली कोई रीजन घर से बाहर निकलने का नहीं है, मतलब है आपको पैसे कमाने के लिए नहीं जाना है और आपके एथिक्स आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको बाहर जाना है, आप घर में रहिए, स्पेंड सम टाइम इन होम। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन की है, इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट अगर वेरिएंट्स आते हैं, म्यूटेंट्स आते हैं। होता क्या है, किसी भी पैंडेमिक विल फेज इनटू, ये तो पास ऑफ हो जाएगा, पर जो वायरस है इट विल कंटिन्यू टू स्टे। ये वायरस SARS-CoV-2 तो यही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो एटलीस्ट इस वेरिएंट के अगेंस्ट तो आपके पास इम्यूनिटी है अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं। बिल्कुल। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उनमें कौन सा वेरिएंट पॉपुलर होगा ये हमको नहीं पता है। SARS-CoV-2 ही पॉपुलर रहेगा या कोई और उससे पॉपुलर होगा। तो अगर SARS-CoV-2 ही अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक पॉपुलर रहता है तो आप 10 महीने तक तो प्रोटेक्टेड है उस वायरस के लिए। तो वैक्सीनेट करिए और जितना जल्दी हो सके करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, फास्ट एंड प्रिसाइज। बिल्कुल। और इसी के साथ समय पूरा हो गया है। डॉक्टर रैना, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने जो सलाह और सुझाव दिए हैं वो हमारे दर्शकों के बिल्कुल काम आएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।